आर्टिकल्स विदाउट एनी डिले। आज मैं अपने बच्चों को एक आर्टिकल जिसका नाम है सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। और मेरे पास आप लोगों की ये नेम लिस्ट है, मैं किसी भी बच्चे को बाय नेम बुलाकर पूछ सकता हूँ क्वेश्चन। तो यू शुड बी वेरी मच अटेंटिव एट एवरी स्टेज ऑफ द लेक्चर। चैप्टर तो करेंगे, उसके बेसिक्स करेंगे आर्टिकल के, प्लस उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन द हेडिंग। आवाज Don't talk, please. कोई बात नहीं, सही है। सेल्फ इंडक्शन, राइट डाउन सेल्फ इंडक्शन। बेटे देखो, गौर से देखो, इस आर्टिकल में दो वर्ड्स मिलाकर आर्टिकल का नाम बनाए। सेल्फ का मीनिंग तो सभी को पता ही है, खुद ब खुद, है ना, स्वयं का। और इंडक्शन का मीनिंग होता है इन्फ्लुएंस ऑफ नेबरहुड, इन्फ्लुएंस ऑफ नेबरहुड। आपके नेबरहुड में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, उसका क्या असर हो रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको बोलते हैं। जैसे मैरिड लेडीज में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है कि उनकी किसी फ्रेंड ने फिरोजी कलर का साड़ी ले लिया, और आपके पास वो नहीं है और फिरोजी कलर का साड़ी बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो उसके दूसरी लेडी के मन में आता है मैंने ये कलर की साड़ी लेनी ही लेनी। इन्फ्लुएंस ऑफ नेबरहुड, ठीक है। लेकिन साइंस के आर्टिकल में इसका मीनिंग क्या हुआ फिर, उसको आज हम समझते हैं कि साइंस के आर्टिकल में इसका क्या मीनिंग हुआ। और वो ऊपर से नेबरहुड तो लगाया है, साथ में सेल्फ वर्ड भी लगा दिया। तो इसका शाब्दिक मीनिंग तो ये बना कि खुद का खुद के ऊपर प्रभाव, खुद का खुद के ऊपर प्रभाव, ये मीनिंग बना इसका। पर साइंस में इसका क्या मतलब है, लेट्स अंडरस्टैंड। मान लो बच्चे, मेरे पास एक ये वायर है, ऐसे क्वाइल नुमा, इसको आप क्वाइल भी बोल सकते हो, इंडक्टर भी बोल सकते हो, चोक भी बोल सकते हो। ओके, अब यहां से मैंने बेटे वायर्स ली, बैटरी लगाया, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव लंबे वाला होता है, नेगेटिव छोटा, ये बैटरी लगाया। और यहां पर मैंने ऑन ऑफ स्विच रखा हुआ है, ऑन ऑफ स्विच, जिसको आप की भी बोल सकते हो। नीचे ऑन करूंगा तो करंट फ्लो करेगा, अभी बीच में गैप है तो नो करंट विल फ्लो, राइट। अच्छा, मान लीजिए इसको मैं ऑन कर लेता हूं तो क्या होगा, सर इसमें से करंट फ्लो करेगा। अब अगर करंट फ्लो करेगा, जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है राइट हैंड फिस्ट रूल, अ करंट कैरिंग वायर कैरीज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अगर किसी वायर में करंट जा रहा है तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में आपके राइट हैंड की फिस्ट का, मुट्ठी का अंगूठा होना चाहिए। तब कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। यानी करंट लेके जाने वाली वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। और बच्चे मैं आपको बताना चाहूंगा, जितना इसमें करंट ज्यादा जाएगा
उतना इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा, क्योंकि जो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसकी स्ट्रेंथ का फार्मूला ये होता है, एन क्या है, एन होता है इसमें जितनी भी टोटल टर्न्स हैं, टोटल टर्न्स 1 2 3 4 5, जैसे एन नंबर ऑफ टर्न्स हो उसको टोटल लेंथ से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को एन बोलते हैं। आई क्या है, इसमें जो करंट फ्लो करेगा उसकी वैल्यू कितनी है, कितने एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट को बोलते हैं बेटे एब्सोल्यूट परमीएबिलिटी। क्या मतलब, ये अंदर जो वैक्यूम है उसने चुंबकीय लाइनों को गुजरने की, पास होने देने की कितनी एबिलिटी है, उसकी योग्यता कितनी है। परमिएबल मैंने छन छन के जाना, अब बायो में तो जरूर पढ़ते भी हो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पढ़े ना, तो परमिएबल मैंने जहां से छन छन के जाने की पॉसिबिलिटी हो, एबिलिटी मैंने योग्यता। तो इस कॉइल के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, मैग्नेटिक, अब मान लो इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, नॉर्थ साउथ ऐसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स चलती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, आपने यहां देखा जितना करंट ज्यादा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, ये बात मानते हो आप। इसका मतलब जब मैं इस स्विच को ऑफ रखा था तो करंट की वैल्यू कितनी थी, 0 एम्पियर। क्यों, करंट बह ही नहीं सकता, क्यों नहीं बह सकता, क्योंकि सर्किट ऑन होना चाहिए तभी करंट बहता है। जब करंट ही 0 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बेटे, 0। वैसे इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है, टेस्ला। 0 एम्पियर करंट होने से 0 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसकी ताकत। अच्छा, फिर मैंने इसको ऑन रखा, काफी देर तक ऑन रहने दिया, इसका मतलब जब मैंने ऑन कर दिया एंड टाइम पास्ड, ऑन करने के बाद काफी टाइम निकल गया तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया, आई नॉट, आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू लगा लेते हैं। तो जब करंट मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगी। अब ध्यान से सुना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका मतलब इन दोनों मोमेंट्स के बीच में, यहां पर अगर बात करें ऑफ करने के बाद और करंट के मैक्सिमम पहुंचने से पहले, करंट जो है वो 0 वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच रहा है, यानी कि इस ड्यूरेशन में सर्किट अभी ऑन हो रहा है, बीइंग ऑन या बीइंग गेटिंग ऑन, अभी वो पूरी तरह से ऑन नहीं हुआ, करंट राइज कर रहा है, राइज। ऑफ के ऊपर 0 था, ऑन करने के बाद समय बीतने के बाद करंट मैक्सिमम हो गया, अब बीच में क्या हो रहा है, करंट बढ़ रहा है मैक्सिमम वैल्यू तक। जब करंट मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ रहा है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी 0 वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ रहा है। अब सबसे खास बात, इसका मतलब इस ड्यूरेशन के दौरान मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, क्योंकि वो राइज कर रहा है। इससे पहले मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था 0 वैल्यू पर, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गया मैक्सिमम वैल्यू पर, लेकिन इसके बीच में 0 से मैक्सिमम जाते हुए मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को इंक्रीज कर रहा है। ओके, अब हमने पिछले लेक्चर में फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, बी ए कॉस थीटा, यहां नंबर ऑफ टर्न्स भी था। इसका मतलब इस ड्यूरेशन के दौरान जो बॉक्स में लिखी है टीचर ने, अगर v वेरिएबल है, देखो 0 से मैक्सिमम बढ़ रहा है,
बी अगर वेरिएबल है तो फ्लक्स भी तो वेरिएबल हो, क्योंकि उसके फार्मूले में ये चीज आ गई। जब मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएबल हो गया मतलब चेंज इन फ्लक्स नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब चेंज इन फ्लक्स हो रहा है। अब जब चेंज इन फ्लक्स होता है तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलते थे कि जब भी चेंज इन फ्लक्स होएगा तो फैराडे लॉ के मुताबिक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी देर स्विच ऑन करने के जस्ट बाद जब तक करंट मैक्सिमम तक पहुंच रहा है उतनी ड्यूरेशन के अंदर अंदर इस कॉइल में एक अलग से वोल्टेज पैदा हो जाएगी, बैटरी वाली वोल्टेज से अलग पैदा हो जाएगी। उस वोल्टेज को हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। लेकिन ये इंड्यूस्ड ईएमएफ तभी तक रहता है जब तक चेंज इन फ्लक्स जीरो ना हो। यहां भी चेंज इन फ्लक्स नहीं होएगा, यहां भी चेंज इन फ्लक्स नहीं होएगा, पर जितनी देर के लिए करंट मैक्सिमम बन रहा है यानी मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो रहा है यानी फ्लक्स वेरी कर रही है इसके बढ़ने की वजह से, उतनी देर देर इस कॉइल में एक वोल्टेज पैदा हो जाए। क्यों? अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब इसका मतलब है कि कॉइल का खुद के ऊपर ही प्रभाव पड़ गया। उसकी उस कॉइल ने अपने करंट को इस कॉइल में से निकाला और उस करंट के इंक्रीज होने की वजह से इसमें एक वोल्टेज पैदा होगी, अपने ही करंट की वजह से वोल्टेज पैदा होगी, इसीलिए इसको सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। और एक बात यहां पर माइनस साइन भी समझाया था आपको। माइनस साइन क्या समझाया था? लेंजिस लॉ के लिए समझाया था लास्ट टाइम। वो क्या कहता था? लेंजिस लॉ ये कहता था जिस कारण की वजह से वोल्टेज पैदा हुई इंड्यूस्ड ईएमएफ के रूप में उस कारण का हमेशा विरोध होगा, इसीलिए माइनस साइन था। अब कारण क्या है? बैटरी का यहां पर पॉजिटिव साइन होना, करंट ऐसे जाएगा ऑन करते ही। इसका मतलब यहां पर एक जो नई बैटरी बन गई है इन द फॉर्म ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो बैटरी वापिस भेजना चाहेगी करंट को, चाहे ना ही भेज सके। इस बैटरी के सामने ये इंड्यूस्ड ईएमएफ काफी कम होता है, मुकाबला नहीं कर पाता, पर फिर भी उसकी कोशिश होगी कि वो बढ़ते हुए करंट का विरोध कर सके। लेंजिस लॉ तभी लगेगा। इसका मतलब इस कॉइल के इर्द गिर्द जो वोल्टेज पैदा होगी उसका पॉजिटिव इधर होएगा नेगेटिव इधर होएगा, तभी वो पॉजिटिव से आने वाले करंट का विरोध कर पाएगी, वो अपना करंट भी पॉजिटिव से भेजने की कोशिश करेगी। इस सारी मैकेनिज्म को कम से कम शब्दों में कॉम्पैक्ट करता हूं। सेल्फ इंडक्शन का मतलब है खुद के करंट की वेरिएशन का कॉइल के खुद के ऊपर असर पड़ना। दूसरा पॉइंट, जितनी देर के लिए करंट बैटरी के ऑन करने के बाद जीरो से मैक्सिमम तक पहुंचता है उतनी देर के लिए मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करता है और फ्लक्स भी वेरी करती है। जब फ्लक्स वेरी करेगी तो इस कॉइल के इर्द गिर्द इंड्यूस्ड ईएमएफ के रूप में वोल्टेज पैदा हो जाएगी और वो इंड्यूस्ड वोल्टेज बैटरी वाली वोल्टेज के विरोध में पैदा होगी। इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। मीनिंग सिर्फ मीनिंग क्लियर हुआ अभी। जैसे आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज मेंट बाय सेल्फ इंडक्शन, व्हाट इज द कॉज ऑफ इट्स अकरेंस, तो आप ये बताओगे। जिन बच्चों को ये समझ आ गया प्लीज आप कहोगे सर समझ तो आ गया लेकिन इसकी जो लैंग्वेज बोल रहे हो वो कहां से मिलेगी हमें? वो लैंग्वेज हूबहू आपको बुक्स में मिल जाएगी, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो हैव यू अंडरस्टूड बेटे? इफ यस रेज योर राइट हैंड प्लीज। इफ यू हैव अंडरस्टूड रेज योर राइट हैंड। बहुत अच्छा। डाउन डाउन डाउन। Whosoever not understood
इज रिक्वेस्टेड और एडवाइज्ड टू रेज द लेफ्ट हैंड। जिनको नहीं समझ आया वो लेफ्ट हैंड खड़ा करें। ओके बेटे, इसका मतलब मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों को आगे लेके बढ़ सकता हूं। अब इसी आर्टिकल में एडवांस में चलते हैं। शाबाश। तो बेटे ये जो आप टीचर ने ये सर्किट बनाया था सेल्फ इंडक्शन वाला, ध्यान से देखना, उसमें हमने क्या देखा था कि बी एक म्यू नॉट एन आई वाला फॉर्मूला था और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था, बी ए कॉस थीटा, साथ में नंबर ऑफ टर्न्स टोटल। तो बी को यहां पुट कर सकते हैं। तो यहां पुट करते ही हमने क्या देखा, फ्लक्स का क्या फॉर्मूला, फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय लाइनों का ग्रुप। अगर मैं बी को यहां पुट कर देता हूं तो आप कहोगे सर एन म्यू नॉट एन आई ए कॉस थीटा। तो मैं कहूंगा बेटे इस फार्मूले से आप क्या ये कह सकते हो कि जब जब करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगी। बच्चा कहेगा सर क्या कह सकते हैं, कैसे भाई, क्योंकि ये भी न्यूमरेटर में है ये भी न्यूमरेटर में है। अगर एक चीज डिनोमिनेटर में होती है एक न्यूमरेटर में होती तो हम ये कहते हैं एक के बढ़ने से दूसरी घटती है। लेकिन करंट आई भी न्यूमरेटर में है और मैग्नेटिक फ्लक्स भी न्यूमरेटर में है। इसका मतलब करंट के बढ़ने से फ्लक्स बढ़ेगी। दैट मीन्स हम ये लिख सकते हैं magnetic flux linked is directly proportional to current flowing at any moment। तो बच्चे कहते हैं सर ये कौन सा करंट है, जब मैक्सिमम हो चुका वो करंट या अभी स्विच को ऑफ ही रखा है वो करंट। मैंने कहा बेटे दोनों ही नहीं है, ना तो ये स्विच को ऑफ रखने वाला करंट नहीं है, तब तो करंट जीरो था, ना ये मैक्सिमम वाला करंट है, बल्कि बीच में जो इसकी ग्रोथ है करंट की उसके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है ये वाली। तो इसमें अगर यहां होएगा तो फ्लक्स कम होएगी, और बढ़ गया करंट तो फ्लक्स ज्यादा होएगी, और बढ़ गया करंट तो फ्लक्स और भी ज्यादा होएगी। तो ड्यूरिंग फ्रॉम जीरो करंट टू मैक्सिमम करंट इन द राइजिंग ऑफ करंट at any moment whatever is the value of the current accordingly the flux will be current, they are directly proportional to each other। अब दूसरा पॉइंट, प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम कांस्टेंट से रिप्लेस करें तो वो होता है बेटे एल। इस एल का नाम है, योर अटेंशन, इस एल का नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। इंडक्शन नहीं बोलना, इंडक्टेंस बोलना, इंडक्टेंस। इसी का दूसरा नाम भी है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सर अब आपने इंडक्शन लिख दिया, यस। जब कोफिशिएंट वर्ड लगाना है तो इंडक्शन लगाना है, या फिर अगर कोफिशिएंट वर्ड नहीं लगाना चाहते तो सिर्फ इंडक्टेंस लगाना है। और इसकी इंटरनेशनल यूनिट होती है एच, हेनरी। कोई बच्चा कहता है सर आपने हमें ये मैथमेटिकल बता दिया, हमने सुन भी लिया, यूनिट भी पता लगी, लेकिन इस एल का आप मतलब समझा दोगे देसी लैंग्वेज में। समझाता हूँ बेटे, ध्यान से सुनो। ये जो आपकी कॉइल है, हो सकता है ये आयरन की बनी हो सकता है कॉपर की बनी हो सकता है एल्यूमिनियम की बनी हो। तो अलग अलग कॉइलों के कंस्ट्रक्शन मटेरियल के हिसाब से करंट का फ्लक्स के रूप में जो प्रभाव आता है वो अलग अलग आता है। तो एक कॉइल को दूसरी कॉइल के साथ कंपैरिजन करने के लिए जो साइंटिस्टों ने टर्म निकाली हुई है उसका नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। जितना सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होगा किसी कॉइल का उतना फ्लक्स ज्यादा होगा। आगे समझ। तो अब बच्चा कहता है सर आपका मतलब ये हुआ कि साइंटिस्टों ने ये टर्म इसलिए निकाली है ताकि इसकी वैल्यू देखकर एक कॉइल का कंपैरिजन
दूसरी कॉइल से किया जा सके, यही कहना जा सकते हो चाहते हो आप? आंसर इज यस, मैं यही कहना चाहता हूं। दूसरी बात, सर इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी अगर पेपर में आ जाए? तो डेफिनेशन ऐसे बनेगी, ध्यान से सुनना आप। अगर किसी कॉइल के अंदर जो करंट पास हुआ वो वन यूनिटी हो, वन हो, आप कहोगे सर आपका मतलब आई की जगह वन लिख दें? मैंने कहा यस। और उसके पास होने से इसके इर्द गिर्द जो चुंबकीय लाइनें बनी हैं वो भी वन हो, मैग्नेटिक फ्लक्स, तब आप उन दोनों को जब पुट करोगे तो ये एल बन जाएगा। तो एल कितना हो जाएगा, इसको नीचे ले आओ, एल भी वन होगा। या दूसरे शब्दों में ये सुन लो, अगर फ्लक्स को फाई वन करना भी नहीं है, सिर्फ करंट को वन कर लो, चलो अगर करंट 1 एम्पियर फ्लो करवा दो तो उस कॉइल के इर्द गिर्द जितनी फ्लक्स पैदा होगी, देखो करंट को 1 एम्पियर पुट कर दें, वन पुट कर दें, वन यूनिटी, तो वन पुट कर दें, ये दोनों बराबर आ जाएंगे। तो आप कहोगे, ध्यान से सुना, अब किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है बशर्ते के उस कॉइल में करंट वन निकले, वन यूनिटी, इसीलिए इसको वन पुट करें। तो सर इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में बोल के दिखाना अभी लोग। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल is numerically equal to magnetic flux if current flowing through the coil is one unity। फिर से सुनो, सेल्फ इंडक्शन इंडक्टेंस सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल is equal to magnetic flux numerically। सर न्यूमेरिकली क्यों बोलते हो आप? क्योंकि दोनों की यूनिट अलग अलग होती है, इसकी यूनिट होती है वेबर, इसकी यूनिट होती है हेनरी। इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स इफ करंट फ्लोइंग इज यूनिटी। बेटे जो बच्चा बातें कर रहा है ना, जैसे सेकंड बेंच में दो गर्ल्स कर रही हैं, मैं पर्टिकुलरली कैमरे से फोटो खींच के प्रिंसिपल को भेज दूंगा कि मेरी क्लास में ये दो बच्चे ना बैठे। अगर प्रिंसिपल कहेंगे नहीं नहीं ये तो बैठेंगे, ये तो बैठेंगे सर, इन्होंने फीस दे रखी है, तो मैं क्लास छोड़ दूंगा, पर बिठाऊंगा उसको ही जो बैठ अपनी जिद पे आ जाऊंगा। बैठेगा वही क्लास में जो ध्यान से सुने। आई विल डिसओबे। ओके, अब यहां पर हमने सेल्फ इंडक्शन का आर्टिकल सीखा। सख्त मैं इसलिए हूं तुम्हारे लिए क्योंकि ये बोर्ड की क्लास है। तो जितने बच्चों को यहां तक समझ आ गया प्लीज रेज योर राइट हैंड। शाबाश। इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज रेज योर राइट। ओके, डाउन डाउन। अब हम चलते हैं आगे। योर अटेंशन। तो टीचर कहता है बेटे अभी तक हमने ये सीखा। बच्चे कहते हैं हाँ जी बेटे सर ये तो हमें क्लियर हो गया। अब एक फैराडे लॉ का क्या करा था हमने? फैराडे लॉ को कैसे पढ़ा था? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये हमारा पहले दिन का लेक्चर था, अगर आपको याद हो। फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये एक लॉ था। अगर मैं इसको यहां पर पुट कर दूं तो क्या बनेगा? माइनस डी डी टी ऑफ टी मैंने टाइम एल आई। इसमें ये जो एल होता है ये कॉइल की कंस्ट्रक्शनल बेस्ड कांस्टेंट होता है। जिस मैन्युफैक्चरर ने इसको बनाया वो इसको बना के इसके ऊपर प्रिंट कर देता है ये 20 हेनरी का है या 30 हेनरी का है, कितने का। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कांस्टेंट है, ये डिफरेंशियल के साइन से बाहर है एज पर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? माइनस एल
di/dt। इसका मतलब इंड्यूस डीएमएफ को इसके डायरेक्ट बराबर लिख सकते हो। तो ये भी एक फार्मूला, इस फार्मूले के साथ साथ आपको ये भी याद करना है। इस फार्मूले का बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि हम सेल्फ इंडक्टेंस का एक डेफिनेशन और भी बना सकते हैं। सर वो कैसे बना सकते हैं, अभी देखो। अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को, देखो करंट में डिफरेंस डिवाइडेड बाय टाइम में डिफरेंस, इस चेंज को यूनिटी लिख दूं, ओके सर, तो क्या होएगा? अगर मैं इसकी वैल्यू 1 पुट कर दी, यूनिटी मैंने 1, तो क्या होएगा? देन इंड्यूस्ड डीएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल इंटू 1। नेगेटिव को छोड़ दें, मैग्नीट्यूड वाइज इंड्यूस्ड डीएमएफ इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्शन। ये जो चीज मैंने लिखी है, अगर मैं इसको इंग्लिश के सेंटेंस के रूप में बना के दिखा दूं, तो वो डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बन जाएगी। बच्चा, सर नहीं नहीं ऐसे नहीं, हमें पता, बना के दिखाओ आप। अभी लो बना के दिखाते हैं। देखो, सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। सर न्यूमेरिकली क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि इसका एक तो नेगेटिव साइन छोड़ा है हमने, दूसरा इंड्यूस्ड ईएमएफ की यूनिट होती है वोल्ट और इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी। तो दो चीजें इक्वल हो और यूनिट अलग अलग हो, तब न्यूमेरिकली वर्ड बोलते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू self inductance if in the coil rate of change of current is equal to unity। बस यही लैंग्वेज है। फिर से सुन लो एक बार। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द coil is numerically equal to induced EMF if rate of change of current in the coil is unity। unity मैंने 1, अगर इसको 1 पुट करोगे यहां पर, तभी तो E इज इक्वल टू एल के बराबर आया था। इज दैट क्लियर? डेफिनेशन सभी को समझ आया बेटे? राइट हैंड और लेफ्ट हैंड? इफ यस प्लीज रेज योर राइट हैंड। अगर नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड खड़ा कर दो। मैं देख लेता होता हूँ किसी बच्चे का लेफ्ट खड़ा हो तो। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत डाउन। और एक लास्ट पॉइंट करेंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। शाबाश, लास्ट पॉइंट। बच्चा कहता है सर एक फार्मूला आपने ये कराया। मैंने कहा यस। एक फार्मूला आपने ये कराया। मैंने कहा यस बेटा। सर इन दोनों फार्मूलों से आपने हमें एल की डेफिनेशन सिखा दी। मैंने कहा यस। तो क्या इन दो फार्मूलों से हमें आप 1 हेनरी की डेफिनेशन भी सिखा सकते हो? मैंने कहा वो क्या चीज होती है? सर आपने ही बताया था एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस जो होती है वो हेनरी होती है। यस। एक यूनिट इसकी ये भी होती है माइक्रो हेनरी। तो एक माइक्रो हेनरी 10 टू पावर माइनस 6 हेनरी होती है। एक यूनिट हेनरी भी होती है 10 टू माइनस 3 हेनरी। एक यूनिट नैनो हेनरी भी होती है 10 टू माइनस 9 हेनरी। जब भी आपने न्यूमेरिकल में डाटा पुट करना है तो हेनरी में पुट करना है, ना कि मिली में, ना कि माइक्रो में, ना कि नैनो में। तो इसका मतलब ये हो गया आपको 1 हेनरी का डेफिनेशन जानना जरूरी है, पेपर में आ भी जाता है 2 नंबर का। तो सुनो ध्यान से, जब हम इस फार्मूले का मदद लेंगे y इज इक्वल टू एल आई, तो मैंने पिछली बार क्या करा था? करंट को यूनिटी बोल दिया था, इधर कुछ बोला ही नहीं था। लेकिन अब मैं इधर भी बोल रहा हूं, इधर भी बोल रहा हूं, दोनों तरफ। अगर कोई कॉइल ऐसी हो जिसमें 1 एम्पियर का करंट पास करने के बाद उसके इर्द गिर्द जो चुंबकीय लाइनें बनी, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो 1 वेबर हो,
कब? जब करंट कितना पास कराओ, 1 एम्पियर। तो उस कॉइल की कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरर ने ऐसी बना रखी है कि उस कॉइल को हम बोलेंगे कि उसकी सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी है। क्योंकि जब हम इसको 1 पुट कर देंगे, 1 वेबर, तो इसको 1 एम्पियर कर देंगे, 1 एम्पियर, तो यहाँ एल आ गया। इसने इसको डिवाइड करा, एल इज इक्वल टू 1 वेबर अपॉन 1 एम्पियर। ऑटोमेटिकली आंसर 1 हेनरी हो गया। इसका मतलब बच्चा कहेगा, सर मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाई गई कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी तब होगी अगर कॉइल में 1 एम्पियर का करंट पास करने से उसके इर्द गिर्द बनने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू 1 वेबर होएगी, ना उससे ज्यादा होएगी ना कम होएगी। आई सेड यस। सर इंग्लिश में बोल के दिखाना अभी लो। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल is said to be 1 Henry if through the coil on passing a current of 1 ampere there is a production of magnetic flux of 1 Weber around the coil। इसी कॉइल की सेल्फ इंडक्शन 1 हेनरी कही जाएगी अगर उस कॉइल में 1 एम्पियर का विद्युत करंट पास करने पर उसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फ्लक्स बने उसकी वैल्यू 1 वेबर हो। यस या नो? समझ आया या नहीं बेटे? बोलो बेटे, अगर समझ आ गया योर डेफिनेशन तो रेज योर राइट हैंड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। डाउन 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 डाउन। अब हमने जो भी हमने आज तक कॉन्सेप्ट करे 3-4 दिनों में, 2 दिनों में, उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये असाइनमेंट आपके पास पहुंच गई है? प्लीज ओपन द असाइनमेंट। और इसके ऊपर देखो छोटे छोटे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, वो मैंने सारे करवा दिए आपको। गौर से देखो, व्हाट इज मेंट बाय सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट, ये। हाँ जी, यस या नो? क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सभी बच्चे एक बार पढ़ो इसको, क्वेश्चन 7 को। रीड इट। क्वेश्चन नंबर 7, यू विल रीड इट। देखो बेटे, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? The magnitude of EMF produced in the coil when a magnet is inserted, the coil does not depend upon the coil does not depend upon। बताओ, कोई बच्चा बता सकता है? एनीबॉडी? यस बेटे। The magnitude of EMF produced in a coil when a magnet is inserted does not depend upon। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये किस पे डिपेंड नहीं करेगा? नंबर ऑफ टर्न्स पे, स्पीड ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। शाबाश। क्या जवाब दोगे इसको? योर अटेंशन। देखो बेटा, अगर हमारे पास लेट मी चेक, इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन का, वेट ए मिनट बेटे हैं।
मेरे को क्वेश्चन की लैंग्वेज एक बार फिर से चेक करें। देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला हमने फैराडे लॉ में क्या पढ़ा था, माइनस डी फाई बाई डी टी। ओके, और फाई का अपना फार्मूला क्या पढ़ा था, एन बी ए कॉस थीटा। अब गौर से देखो, अगर फाई को यहां पर रखेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर तो डिपेंड हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता। सेकंड देखो, ये थर्ड देखो, पहले स्पीड ऑफ द मैग्नेट। ये देखो, अगर स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड स्लो होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसका मतलब है टाइम के ऊपर या स्पीड के ऊपर डिपेंड हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये भी छोड़ दो। तीसरा, डी ऑप्शन, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, गौर से देखो, ये वोल्टेज है ना, वोल्टेज को ओम्स लॉ क्या बोलते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। तो देखो भाई, इसके फार्मूले में रेजिस्टेंस तो आ गया, लेकिन ये जो पॉइंट है, बी ऑप्शन, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल, ये कहीं नहीं आया, बी ऑप्शन नहीं आया कहीं भी। ठीक है बेटे, बी ऑप्शन कहीं नहीं आया, इसलिए उसने बोला डज नॉट डिपेंड, बी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये इसने एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक बार पढ़ो क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ो सभी बच्चे। एक बच्चा है यहां पर दमनप्रीत, मेडिकल में, दमनप्रीत। बेटे आप ये 8th क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के कोशिश करो, बताओ इसकी क्या ऑप्शन होगी। हम्म, नहीं, अगर ए ऑप्शन है तो सिंगल फिंगर करो, बी ऑप्शन है तो डबल फिंगर ऐसे, सी ऑप्शन है तो ट्रिपल फिंगर, बोलो। शाबाश, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। क्योंकि माइनस साइन जो है लेंजिस लॉ को रिप्रेजेंट करता है, और लेंजिस लॉ में अपोजिशन थी, अपोजिशन, माइनस का मतलब। और देखो सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिस द चेंज इन फ्लक्स। चेंज के बाद इन दी फ्लक्स लिखा होना चाहिए, इन आई छूट गया, यहां पर लिख लो, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिस द चेंज इन दी मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, हाँ या ना। अगला पॉइंट देखो बेटे, अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, योर अटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बार मैग्नेट is moved away from the coil with a certain speed. The induced EMF does not depend upon the speed of the magnet. Is more if speed is magnet is more, is less if speed magnet is more. No EMF is induced. शाबाश, कौन सा इसमें सही है, बोलो बेटे। गौर से देखो बेटे, ऐसे कह रहे हैं, एक कॉइल है, उसके यहां पर मैग्नेट लेकर आए हम, ये मैंने एम मीटर लगा दिया, मान लो इधर नॉर्थ है इधर साउथ। जब मैं ऐसे कॉइल लेके जाऊंगा तो फैराडे लॉ में हमने क्या स्टडी करा था, मैग्नेट का मूवमेंट विल ऑलवेज बी अपोजिस, विल ऑलवेज बी अपोज्ड। ए बार मैग्नेट इज मूव्ड, अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर टुवर्ड्स नहीं है, इस क्वेश्चन में अवे फ्रॉम द मैग्नेट है, अवे। तो जब हम इसको अवे करेंगे, डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द मैग्नेट, नहीं नहीं, इंड्यूस्ड ईएमएफ में जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतना टाइम कम होएगा। देखो, मोर द स्पीड लेसर द टाइम, और जितना लेसर होएगा टाइम इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होएगा, इसलिए स्पीड के ऊपर तो डिपेंड हो गया, पहले वाला ऑप्शन गलत है।
सेकंड, इज मोर इफ स्पीड मैग्नेट इज मोर। बिल्कुल, अगर स्पीड मोर होएगी तो टाइम फैक्टर लेस होएगा, और जितना डिनोमिनेटर लेस होता है उतना न्यूमरेटर ज्यादा होता है। यस, उतना ईएमएफ ज्यादा होएगा, सामने लिखा हुआ। अगला पॉइंट, इज लेस इफ स्पीड ऑफ द मैग्नेट इज मोर। ये गलत है बच्चे, सी ऑप्शन इज रॉन्ग। इसमें साथ में लिखना चाहिए, ऐड कर लो, विच ऑफ विच इज द रॉन्ग ऑप्शन, ऐसे लिखना चाहिए इस क्वेश्चन में। लिख लो, ऐड कर लो, सी ऑप्शन इज रॉन्ग, बाकी सब सही है। सी ऑप्शन इज रॉन्ग, बाकी सब सही। ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही। चलो आगे बढ़ते हैं बेटे। A magnet with magnetic moment along the axis inside the coil is moved away from the coil parallel to itself. Okay. As seen by the moving magnet, the direction of induced current in the coil is. इसको देखते हैं बेटे, ध्यान से सुना। हमारे पास ये एक मैग्नेट है और मैंने इसके साइडों पर कॉइल लगाई हुई है, देख। और नीचे अपना एमीटर वगैरह लगा, ठीक है। अब वो क्या कहता है, ए मैग्नेट विद मैग्नेटिक मोमेंट इज अलोंग द एक्सिस मूव इनसाइड द कॉइल इज मूव्ड अवे। इसको बाहर को खींचना है, ओके, बाहर को खींचा। एज सीन फ्रॉम द मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, कहता है ये जो किनारा है ना, ये किनारा, यहां पर आप बताओ करंट क्लॉकवाइज होएगा या एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला किनारा मैग्नेट की तरफ, ध्यान से सुनना बेटे। जब हम इसको दूर को खींचेंगे तो लेंजिस लॉ क्या कहता है, इसके दूर जाने से चेंज इन फ्लक्स आएगा। मतलब मैग्नेट जितना दूर जाएगा उस कॉइल को उतना कमजोर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा दूर जाने से। इसलिए ये कॉइल उस चेंज इन फ्लक्स को, चेंज इन फ्लक्स का विरोध करेगा। विरोध कैसे करेगा, जब यहां पर साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। क्यों, अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। नॉर्थ पोल मैग्नेट का परे जा रहा है, उसको कैसे पकड़ा जा सकता है, साउथ पोल के द्वारा। नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब यहां पर साउथ पोलैरिटी आएगी कॉइल के, तभी उसको जाते हुए नॉर्थ को अट्रैक्शन देकर रोका जा सकता है। और टीचर ने क्या सिखाया था, जब साउथ पोल डेवलप हो जाए, साउथ पोल, करेक्ट, तब टीचर ने आपको सिखाया था, तब उसकी क्लॉकवाइज करंट घूमना जरूरी है। ये मेमोरी टूल सिखाया था। और एक दूसरा टूल होता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो नॉर्थ पोलैरिटी बनती है। यहां हमारी कौन सी बनी है, साउथ पोलैरिटी। इसलिए करंट कैसे फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज। ओके, इसी की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और एग्जांपल देता हूं, ज्यादा अच्छा हो जाए। कोई बच्चा कहता है सर मान लो ऐसे था, यहाँ आपकी कॉइल ऐसे, इधर साउथ है इधर नॉर्थ है, और ये वाला बताओ, अब बताओ इसको बाहर को खींच रहे हो। तो मैंने कहा बेटे इसमें बाहर खींचते थे तो नॉर्थ दूर दूर जा रहा था, इसमें बाहर खींचेंगे तो कॉइल से साउथ दूर हट रहा है। लेकिन इसी चेंज इन फ्लक्स को रोकना है, कौन कहता है, लेंजिस लॉ। कैसे रोकेंगे, इस साउथ के परे हटने की प्रवृत्ति को रोकना है। कैसे, अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो साउथ जाते हुए साउथ को नॉर्थ पकड़ सकता है। तो नॉर्थ पकड़कर इसका मतलब इस कॉइल के इस एज पे नॉर्थ डेवलप होएगा। अब नॉर्थ डेवलप होएगा तो करंट इस कॉइल में कैसे फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। ये पढ़ा मेमोरी टूल टीचर का।
कि अगर नॉर्थ बनता है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। आगे समझ? तो ऊपर वाले केस में यहां साउथ बना था, अगर साउथ बनता है तो करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। इज दैट क्लियर? जिन बच्चों को ये दोनों क्लियर है प्लीज रेज योर राइट हैंड। तो ये मेमोरी टूल याद रखने हैं टीचर के। ओके डाउन। आगे बढ़ेंगे। 10वें क्वेश्चन में उसको साथ में फिगर देना चाहिए, या तो ये फिगर से सॉल्व करो या तो ये फिगर से सॉल्व करो। 11th क्वेश्चन, the resistance coil is held horizontally and bar magnet is allowed to fall vertically through it. The acceleration of the magnet, हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटे, देखो ध्यान से, योर अटेंशन। ये एक कॉयल है, योर अटेंशन बेटे। अब यहां से ऊपर से, एक काफी ऊपर से एक मैग्नेट, यहां नॉर्थ यहां साउथ, चाहे उल्टा कर दो चाहे ऐसे कर दो, साउथ नॉर्थ कर दो, ऊपर से गिरा दी हमने। बेटे गौर से देखो, ये जब ये यहां से गिर रही है गिर रही है गिर रही है, तो क्या उसका एक्सेलरेशन होएगा? आप कहोगे सर नीचे जमीन ही तो है, ग्राउंड ही तो है, तो एनीथिंग फॉल्स टुवर्ड द ग्राउंड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी, मैंने कहा बिल्कुल सही। जब तक ये कॉयल इस, जब तक ये फॉलिंग मैग्नेट इस कॉयल से काफी दूर है, तब तक वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ही गिरेगी, नो डाउट। लेकिन आगे क्या होगा? जैसे ही ये मैग्नेट इस कॉयल के पास पहुंची, तो क्या होगा? यहां से ध्यान से सुन लेना अब। जब ये इसके पास पहुंची, तो इस कॉयल के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फ्लक्स पहले 0 वेबर थी। 0 वेबर क्यों थी? क्योंकि फॉलिंग मैग्नेट बहुत दूर थी। अब जैसे ही मैग्नेट पास आ गई, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स 0 से ज्यादा होगी, मोर देन 0। चुंबकीय क्षेत्र इसको मिला, मतलब इंक्रीज इन फ्लक्स हो गया। जब इंक्रीज इन फ्लक्स हो गया, तो लेंजिस लॉ क्या कहता है? cause of the production of induced EMF is change in flux, and that should always be opposed। उस चेंज इन फ्लक्स को, यानी इंक्रीज इन फ्लक्स का अपोजिशन होगा। तो गिरते हुए नॉर्थ को, ये नॉर्थ गिर रहा है, यहां से नीचे आ रहा है मैग्नेट का, इसको नीचे आ रहा है, ये ज्यादा ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, इसको नीचे गिरने से रोका कैसे जा सकता है? कैसे कोशिश होगी? जब कॉयल के अपर पे नॉर्थ आ जाए। क्यों आ जाए? क्योंकि अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ये मैग्नेट ऐसे गिर रहा है, और मेरी यहाँ पर नॉर्थ है, और मेरी यहाँ नीचे भी नॉर्थ हो जाए, तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल ईच अदर, राइट? तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल ईच अदर, तभी इसको रोका जा सकता है। तो इसका मतलब जब यहाँ नॉर्थ हो जाएगा, तो इस मैग्नेट के गिरने से अपोजिशन मिलेगा, अपोजिशन, विरोध। व्हाई? सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर, नॉर्थ और नॉर्थ आपस में रिपेल करते हैं। इसका मतलब है उस मैग्नेट के नीचे गिरने का एक्सेलरेशन कमजोर हो जाएगा। अब वो एक्सेलरेशन ग्रेविटी नहीं रहेगा, बल्कि ग्रेविटी से कम हो जाएगा, 9.8 से कम हो जाएगा। समझ आया आप लोगों को बेटे? यस और नो? रेज योर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। बहुत अच्छी। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ गया? बी ऑप्शन। 11th क्वेश्चन का बी ऑप्शन, लेस देन ग्रेविटी। ठीक है। 12th क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप खुद करोगे। 12th क्वेश्चन, सभी बच्चे पहले एक बार इन क्वेश्चंस का वो लिख लो बेटे, क्या कहते हैं आप, ऑप्शंस लिख लो। योर अटेंशन, ऑप्शंस लिख लो। जो हमारा 12th है, उसका आप थर्ड ऑप्शन लिखो। जो 13th क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन।
14th क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन, 15th क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन और 16th क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन। अब जो बच्चा फैराडे लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन, ये 3 आर्टिकल घर जाके रिवाइज करेगा और इन क्वेश्चनों को करेगा, उसको बहुत अच्छे से समझ आएंगे ये। इसलिए मैंने डायरेक्ट ऑप्शंस लिखा दिया आपको, ताकि टाइम से पहले पहले बताया जा सके। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी आप घर से करना, ठीक है? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बस। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं हाँ 13 क्वेश्चन करते हैं, एक बार पढ़ो सारे बच्चे, 13 क्वेश्चन पढ़ो। देखो बेटे 13 क्वेश्चन में, अच्छा ये आप खुद ही जवाब दो पहले, एक बार देखिए कौन बच्चा जवाब दे पाता है। मुश्किल है थोड़ा सा, फिर भी देखते हैं कौन बताता है। 13 क्वेश्चन में मैग्नेट की नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ जा रही है, ठीक है? तो कॉइल के इस सरफेस पर कौन सी पोलैरिटी आएगी, नॉर्थ या साउथ? नॉर्थ। नॉर्थ। कितने बच्चे नॉर्थ कह रहे हैं, रेज योर हैंड। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चों का नॉर्थ बिल्कुल करेक्ट, शाबाश, बहुत अच्छे, अंडरस्टैंडिंग बेटर है। सुनो, क्यों? क्योंकि जैसे ये नॉर्थ अप्रोच करेगा तो चेंज इन फ्लक्स आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो करेगा। लेकिन लेंज़िस लॉ ये कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट को पैदा करने का कारण है, उसका हमेशा विरोध होना चाहिए। तो कारण क्या है, नॉर्थ पोल का आगे जाना। तो बढ़ते हुए नॉर्थ पोल को कैसे रोका जा सकता है, सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर, आते हुए नॉर्थ को नॉर्थ से ही रोका जा सकता है। इसका मतलब यहाँ नॉर्थ बनेगा। अब बता सकते हो, यहां से खड़े होकर देखो तो करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज? शाबाश, सभी बच्चों को ये मेमोरी टूल याद है, सर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे जाता जाता जाता, ऐसे देखो ये वाली तार ऊपर लगा लेते हैं, यहाँ मोटी कर देते, ऐसे ऐसे करंट निकलेगा निकलेगा निकलेगा, इधर से करंट ऐसे जाएगा। और अगर इस एमोमीटर का मैंने पॉइंटर दिखाया होता है ना, पॉइंटर, आता हुआ करंट हमेशा पॉइंटर को पुश मारता है। तो एक पॉइंटर इस पोजीशन से हटके इस पोजीशन में आ गया होता, ऐसे करंट जाए। कमिंग करंट ऑलवेज पुशेस द पॉइंटर ऑफ द एमीटर। ओके, तो जितने कितने बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया, प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स लाइक दिस, जिनको आज का लेक्चर समझ आया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अगली बार मिलेंगे, 2-3 क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करें।